चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं पहले। What accounting method is followed for the recording of transaction? तो 4 ऑप्शन है, तो आपको तुक्का मारना है कि कौन सा मेथड अकाउंटिंग का हम फॉलो करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, बी ही सही है, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। लेकिन हम लोग क्रोनोलॉजिकल तो डेट वाइज होता है, जो जर्नल वाला होता है, और कैश बेसिस सिस्टम तो हम फॉलो नहीं करते। इसके बाद नंबर 2 में पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। ठीक है, वो कोड याद है वैसे पूरा? IMRC SAC। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड में पूछ रहा है क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2023 इज 97,200। ठीक है, द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। Depreciation is charged at the rate 10% per annum on diminishing balance method, full stop. The cost price of the machine as on 1 April 2021 would be। तो आपको बेसिकली एक मशीन जो है उसका बैलेंस दे रखा है। तो हमने एक मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2021 को, राइट? और उस पर हम 10% डेप्रीसिएशन लगाते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर, मतलब WDV मेथड पर। तो 2 साल बाद उसकी आपको वैल्यू दे रखी है 97,200। ठीक है, ये दे रखी है। तो आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ मशीन की कॉस्ट क्या है, कितने रुपए की आपने वो मशीन परचेज़ करी थी, ये निकालना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, फिर पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊँगा। समझ आ गया क्वेश्चन कि आपने 1 अप्रैल 2021 को मशीन खरीदी और उस पर आप 10% पर एनम डेप्रीसिएशन लगाते हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और मशीन का बैलेंस भी आपको दे रखा है 97,200। चलो तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम जो कॉस्ट है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रॉस चेक करते हैं। देखो, अब मान लो आपने एक मशीन खरीदी x रुपए की। अब जब आप 1 साल इसको डेप्रीशिएट करोगे, ठीक है, इसका डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है आपको? 10%। तो 10% ऑफ x हो जाएगा, तो आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी बचेगी? 90x अपॉन 100। तो 1 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू क्या बचेगी? 90x अपॉन 100। अब अगले साल हम फिर से इसका 10% निकालेंगे। हाँ, है ना? इसका अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9x अपॉन 100, और वो माइनस कर दोगे तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू बचेगी 81x अपॉन 100, ये बचेगी। तो आपको बेसिकली उसने 2 साल बाद की ये जो वैल्यू बच रही है, इसका आंसर दे रखा है कि ये कितनी बच रही है? 97,200, ये दे रखा है। तो आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 97,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 81, तो ये आ जाएगा 1,20,000। सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें MCQ का आंसर हो जाएगा 1,20,000। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं शौर्य भाई, क्योंकि क्या पता हमने गलत निकालो। तो अगर आप 1,20,000 का 10% माइनस कर दो 12,000, तो कितना बच गया? 1,08,000। तो ये 1 साल बाद की वैल्यू बच गई। और फिर 1,08,000 का फिर से 10% माइनस कर दो 10,800,
तो कितना बच गया 97,200। तो इसका मतलब 2 साल बाद वैल्यू 97,200 बच जाएगी। तो बस आपको तो ये निकालना था कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो आपसे ये आंसर बस लिख लो 120। चलो उसके बाद फोर्थ सिंपल, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, ठीक है, और बाकी जो हैं वो नहीं है, वो करंट एसेट्स हैं, ठीक है। फिफ्थ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 हैव सोल्ड फॉर कैश एट 25% प्रॉफिट, बाय व्हाट अमाउंट कैश विल इंक्रीज। ठीक है, प्रॉफिट ऐड कर लिया, वेरी गुड। तो 25,000, तो 20,000 के गुड्स हैं और आप उस पर 25% प्रॉफिट जोड़ लो 5,000, तो 25,000 आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद सिक्स्थ है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इस प्रिंसिपल का नाम बताना है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए और उसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, तो ये एक प्रिंसिपल होता है। नहीं, फुल डिस्क्लोजर नहीं है। तो ये पूछ रहा है, हाँ नहीं, ये पूछ रहा है कौन सी, सॉरी आगे पढ़ लेते, नेम द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि कौन सी है ये। अच्छा चलो, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सुनाओ होती थी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये 4 होती हैं। तो इन 4 में से कौन सा आंसर होगा? रिलायबिलिटी, राइट। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस पे भरोसा करा जा सके, जिसमें कोई पर्सनल बायस ना हो। चलो ये मुझे सुनाओ, स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी एक प्रिंसिपल था ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला। किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी हम फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करते हैं या खरीदते हैं, उसकी हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। उसके बाद था 8th है, एक्सप्लेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मुझे सुनाओ एक्रूअल की डेफिनेशन। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो बाकी मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हो, जब वो हुई, ना कि जब पैसे मिलते हैं, ठीक है। बोलो ना हाँ या ना, तो बताओ, मतलब क्लियर है, पता चला, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि हाँ कितना बढ़िया समझा दिया। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उसके बाद 9th, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज्ड बॉल पॉइंट पेन ऑफ ₹500, दीज वर इशूड टू द एम्प्लॉइज and were still in use at the end of the year. Which accounting concept you would follow in dealing with this item? हाँ, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। मनी मेजरमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उससे बेटर एक और एग्जांपल, एक और कॉन्सेप्ट इसमें सेट हो सकता है। तो आप इसमें मनी मेजरमेंट भी कह सकते हो, फिर आपको वो समझाना पड़ेगा कि मनी मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मनी की टर्म्स में। लेकिन उससे बेटर एक और मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, आप इसमें बता सकते हो, वो होता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कि बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, और अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को 500 रुपये के बॉल पॉइंट पेन खरीद के दे रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए वो एक एक्सपेंस है। तो दोनों भी सही हो जाएंगे, लेकिन मटीरियलिटी आप ज़रूर मेंशन करना है इसमें। तो आप इसका आंसर मटीरियलिटी ज़रूर मेंशन कर लो। तो विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अगर पूछ रहा है तो आप लिखना मटीरियलिटी, ठीक है। मटीरियलिटी का वैसे भी मतलब याद रखना, मटीरियलिटी का मतलब होता है अगर हम कोई छोटा खर्चा भी कर रहे हैं और बिज़नेस में अगर वो हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा। मटीरियलिटी का मतलब ये होता है।
उसके बाद 10th है विच अकाउंटिंग अजम्पशन स्टेट दैट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन में कंसिस्टेंसी। तो देखो जी 3 तरह के अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ठीक है, 3 अजम्पशन होते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब तो होता है कि बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि वन मेथड को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते रहेंगे। और एक्रूवल जो ऊपर आया था वो होता है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन होती है। 11th है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर जब हम एसेट को परचेज मतलब सोल्ड करते हैं फॉर द रीसेल पर्पस, अगर हमें करना है तो जब हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है तो हमारी बुक मैच हो जाती है, मतलब अकाउंटिंग में हमारी ईजली डन हो जाती है क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सारा लॉस रिकॉर्ड करा है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिखना, मतलब ये भी कहानी सही है लेकिन बाकी वो बच्चों को बता देता हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो आपने ऊपर पढ़ा उसका एक एडवांटेज ये होता है कि जब आप मोबाइल ख़रीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो आपको इसका बिल मिलता है, तो आपने कितने का परचेज़ करा, आपके पास उसका क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यही फ़ायदा है कि आपके पास एविडेंस रहता है, आप उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इसका मार्केट प्राइस कितना है, क्या उसका कोई एविडेंस है? नहीं है। आप हो सकता है कोई बच्चा कहे सर ये तो 10,000 का है, कोई बच्चा कहे सर 5,000 का है, कोई बच्चा कुछ कह दे, लेकिन इसका एविडेंस क्या होगा कि मैंने इसको कितने का ख़रीदा है, उसका बिल कितने का है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास एविडेंस होता है, ये फ़ायदा होता है। तो ये एडवांटेज है। तो आप इसमें कीवर्ड अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, एविडेंस की। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास एडवांटेज ये होती है कि वी हैव द एविडेंस ऑफ कॉस्ट, कि हमारे एसेट का कॉस्ट क्या है। उसके बाद 12th, ड्यू टू विच प्रिंसिपल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये भी लिखवाया था। हाँ बिल्कुल सही, तो लिख लो, इसका आंसर होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में ये एग्जांपल आपको लिखवा भी रखा है क्लास में कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। 13th, इन विच बेसिस अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कैश बेसिस, बिल्कुल सही, क्योंकि कैश बेसिस में हम ये सब रिकॉर्ड नहीं करते, एक्रूअल बेसिस में करते हैं। उसके बाद 14th भी लिखवा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हेयर। बिल्कुल सही, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आप लिख लो कंजर्वेटिज्म या ब्रैकेट में प्रूडेंस। तो ये एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना है लेकिन प्रॉफिट को नहीं करना है, तो उसका एग्जाम्पल होता है। नहीं वो दूसरा था, हाँ वो तो था मैचिंग प्रिंसिपल। प्रोविजंस जो हम करते हैं वो इसकी वजह से बनाते हैं, वो कह सकते हैं। उसके बाद जी 15th है, स्टेट द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। फॉर चलता रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हाँ बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। चलो ये वाला पुरुष वर्ग में से बताना, महिला वर्ग से तो वो बताई जा रही है बेचारी। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। नहीं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, राइट। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में हम बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं और हर एक स्मॉल पार्ट को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो जनरली 1 साल का होता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। उसके बाद 17th, तो चलो मैं बता देता हूँ, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन सेट करता है? ICAI, बिल्कुल सही। तो रूल्स सेट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, तो उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
हाँ मतलब वो भी खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। यही यूनिवर्सल अब ये चेंज हो गए, मतलब ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। अब धीरे धीरे हम इंडिया वालों को मतलब जो बना रहे हैं उसको इंड AS बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद 18th है, देयर आर अकाउंट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, नेम द अकाउंट्स। चलो बढ़िया प्रश्न है ये। ट्रायल बैलेंस में कौन से अकाउंट्स को कह रहा है कि हम कंसीडर नहीं करते बैलेंस मेथड में? क्लोजिंग स्टॉक को नहीं रखते तो अकाउंट नहीं। चलो ठीक है, तो ये मैं समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनना चीते और चीतियों। जैसे हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहना। तो मान लो आपने एक अकाउंट बनाया, तो इस अकाउंट में क्या बैलेंस बच रहा है बताओ? 4000, बिल्कुल सही है ना। तो इस 4000 बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है ना। तो लगाओ गाल पे 2-2 थप्पड़। तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो आप इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे पोस्ट करते हो। लेकिन अब मान लो मैं एक दूसरा अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। अब इस अकाउंट में मान लो आपने डेबिट में लिखा 10,000 और इत्तेफाक से क्रेडिट में आपने लिख रखा है 5,000 और 5,000। अब इस अकाउंट में क्या बैलेंस बचेगा? 0, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों साइड मैच हो रही हैं। तो क्या ये अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जाएगा कहीं? क्योंकि बैलेंसेस ही नहीं है। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि कौन से अकाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं डालते हो, जिनका बैलेंस नहीं बचता। तो आपको ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर लिख लो कि भाई हम कौन से अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में कंसिडर नहीं करते। दोज हु, लिख लो इंग्लिश, डू नॉट हैव एनी बैलेंस। तो जिस भी अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता, हम उन्हें ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। हाँ, नेम द अकाउंट्स, मतलब नेम द अकाउंट्स का मतलब है वो यही पूछ रहा जा रहा है कि कौन से अकाउंट्स। तो मतलब सारे अकाउंट्स जिनका कोई भी बैलेंस नहीं होता। तो ऑल द अकाउंट्स दोज डू नॉट हैव एनी बैलेंस। तो उन अकाउंट्स को फिर हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। उसके बाद 19, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी? ठीक है, तो वो आप ऊपर से भी कॉपी कर सकते हो। ऊपर आया था ना कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट, कि कंसिस्टेंसी का मतलब था कि यहाँ पे आया था ना एक जगह, ये रहा 10th क्वेश्चन में, कि द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि आप एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते रहोगे। उसके बाद 20, व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? हाँ मतलब वही तो, एक बार सुना दो। गोइंग कंसर्न तो अभी हमने पढ़ लिया था ना, कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और कोई इंटेंशन नहीं है उसको बंद करने का। चलो ठीक है, ये तो सेम हो गया। उसके बाद 21, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिल्कुल सही, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, कुछ भी कह लो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। बिल्कुल सही। 22, सिंपल, हु इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 23, which system of accounting is popularly used nowadays? बिल्कुल सही, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल यही सिस्टम फॉलो करती है। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी फॉलो नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वो कंप्लीट मेथड नहीं होता।
उसके बाद 24 अगर पता है तो बता दो, फुल फॉर्म ऑफ IFRS। आई से इंटरनेशनल लिख लो, F से फाइनेंशियल, फिर R से रिसर्च, क्यों और कुछ बोल देते, रिपोर्टिंग, और S से स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो लिख लो फुल फॉर्म, पता होनी चाहिए 1 नंबर के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। तो जैसे हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो जो ग्लोबली चलते हैं उनको IFRS बोलते हैं। ये भी रूल्स हैं, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं एक तरह से। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद 25, व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, सुनाओ। हाँ, फॉर्मूला, ठीक है, बस तो शॉर्ट में लिख लो, A इज इक्वल टू L प्लस C, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद 26, मेंशन एनी 2 आइटम्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं ऐसे चीज़ों के कि जिसको आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जी, बस तुमने एक दे दिया। अब बॉयज़ बताओ। गुडविल तो रिकॉर्ड होती है, नालायक। कॉपीराइट भी रिकॉर्ड होता है। नहीं तुम मत बता। पेटेंट भी रिकॉर्ड होते हैं। तो सब एसेट बता रहे हो, तो सब इंटेंजिबल एसेट बता रहे हो। बेइज्जतियाँ करवा रहे हैं लड़के अपने। हाँ, तो बताओ कोई ऐसी चीज़ बताओ ना, बताओ एग्जाम्पल दो जो बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लड़ाई, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। हाँ, लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट लिख लो। तो मतलब आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल बताने जो हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उनका कोई मनी वैल्यू नहीं होता। तो आप ऑनेस्टी लिख सकते हो ऑफ एम्प्लॉयज़, या लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े। उसके बाद व्हाट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो चलो हो गया, टिक लगा लेते हैं। गुडविल तो हमेशा रिकॉर्ड होता है बुक्स में। एसेट होता है वो तो फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल। उसके बाद 28, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड। नाम में ही हिंट छुपा हुआ है। प्रिंसिपल का नाम नहीं, पूरा नाम क्या है उसका? पूरा नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नहीं करूँगा, तो इसीलिए भी ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस के लिए भी, हाँ, तो क्वेश्चंस देखने के लिए भी दिमाग से सोचना कि इसका क्या क्वेश्चन था। 29, इन एन एक्सीडेंट ऑन 13 मार्च 2013 एक कंपनी लॉस्ट इट्स प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, विच विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। एज ए रिजल्ट इट इज़ लाइकली टू लूज बिजनेस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो पहले इतना समझा देता हूँ। तो 13 मार्च को हमारी एक बहुत बड़ी प्लांट और मशीनरी मतलब ख़राब हो गई, जिसका बुरा प्रभाव हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर पड़ा, जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर को हार रहे हैं। द कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज्ड दिस फैक्ट इन द एनुअल रिपोर्ट। कंपनी ने ये बात किसी को नहीं बताई, ये फैक्ट छुपा के रखा। स्टेट द प्रिंसिपल विच इज़ बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। श्योर? सही, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में ही ये कहा जाता है, राइट, कि हमें हर चीज़ बतानी पड़ेगी, और अगर हम कुछ छुपा रहे हैं तो मतलब हम गलत कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो 29 तक ओके हो गया। तो ये तो 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन थे जिसमें आपको खुद पता है कि आपके 29 में से कितने सही हैं, है ना? 27 सही हैं, बाकी मेरे तो पूरे 29 सही हैं, और बाकी शौर्य भाई के कितने सही हैं वो वही जाने।
चलो अब बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले ऑब्वियसली 4-5 मिनट आपको दिए जाएंगे, इसमें आपको एक BRS प्रिपेयर करना है और फिर मैं भी 5 मिनट बाद आपको ज्वाइन करूँगा धीरे धीरे। तब तक आप ट्राई करके एक बार देखें कि क्या आंसर आ रहा है। BRS का पहले फॉर्मेट एक बार बना रहा हूँ ताकि याद आ जाए आपको। BRS में पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम, ठीक है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट याद है वैसे, या एक बार जल्दी से बताऊँ? ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़नी होती है हमेशा। पहली लाइन में दिया है क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 25,000 रुपये। तो अब ध्यान से सुनना, देखो जब भी आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा होता है तो आपको उसको लिखना है कहाँ पर? माइनस आइटम में, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग, और इंग्लिश लिख सकते हैं हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, मान लो ये राइट हैंड कैश बुक है, तो अब आपको पूरे क्वेश्चन में कैश बुक को या तो कम करना है या बढ़ाना है। मतलब आप सब कुछ कैश बुक के हिसाब से सोच के करेंगे सॉल्व, ठीक है, ये करना है लॉजिक। तो पहले अब आप एक बार करके देखो, फिर उसके बाद प्लस माइनस डिस्कस करूँगा आपसे कि क्या आंसर आ रहा है। चलो तो बैलेंस तो लिख लेते ना, अब सेकंड में पहले पढ़ने देना मेरे को। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब हमने चेक डिपॉजिट कर दिए तो कैश बुक बढ़ गई 60,000, बट चेक ऑफ 24,000 कुड ओनली बी करेक्टेड इन मार्च, ठीक है। तो कैश बुक तो हमने बढ़ा दी 60,000 रुपये, लेकिन पासबुक में सिर्फ 24,000 ही बढ़े हैं। अब आपको तो कैश बुक के हिसाब से चलना है, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा, और कितने रुपए कम करना पड़ेगा? 36,000। तो मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, बस खाली ऐसे ही पॉइंट लिख लिया सेकंड। तो आप माइनस कर दो 36,000। उसके बाद थर्ड में लिखा है चेक ऑफ 3,500 इशूड टू द क्रेडिटर वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन कैश कॉलम। मतलब हमसे देखो गलती ये हो गई कि हमने चेक इशू कर दिया क्रेडिटर को, तो पासबुक में से तो देखो पैसे कट गए होंगे, लेकिन हमने कैश बुक में इसको गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि हमने अपनी कैश बुक में बैंक नहीं कम कर रखा, तो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो आप 3,500 से कैश बुक को, चेक किसी को दिया, इशू करना मतलब दिया नहीं, उससे मतलब नहीं, किसी को दिया, क्रेडिटर को दिया बस, तो पैसे कटने हैं वो तो भाई, चाहे क्रेडिटर कोई भी हो, सोनू हो, मोनू हो, गोपाल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद फोर्थ में लिखा है चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 22 मार्च वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मतलब ये कि पासबुक में तो अभी तक पैसे नहीं कटे, वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में आपने 2 बार पैसे काट लिए, मतलब कैश बुक में आपने 10 और 10 2 बार पैसे काट लिए, तो 20,000 प्लस करेंगे, बिल्कुल सही। तो आप 20,000 रुपये प्लस कर दोगे, यानी कि फोर्थ में आपको 20,000 प्लस करना है। उसके बाद है फिफ्थ में ए बिल रिसीवेबल ऑफ 8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है पासबुक कम हो गई, ठीक है। एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, वो भी 125, मतलब वो भी कम हो गई। तो इन दोनों अमाउंट्स का मतलब ये है कि हमारी पासबुक कम हो गई है, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो 8125 आप माइनस कर लो, तो कैश बुक में भी आप 8125 माइनस कर लो। उसके बाद सिक्स्थ में है इन द कैश बुक ए बैंक चार्ज ऑफ 150 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। तो हमने 2 बार बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में, मतलब 150 2 बार कम कर लिया। वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ 40 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, और इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो जो 2 बार हमने कम कर लिया 150 उसको तो खाली एक ही बार करना चाहिए था कम, तो 150 तो बढ़ा देंगे, 300 नहीं 150, एक बार तो करना ही होता है ना रिकॉर्ड, तो 150 को तो आप बढ़ा दोगे।
और जो दूसरा वाला बैंक चार्ज है 40 का, जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, उसको अब आप कम करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले बैंक चार्ज को आप माइनस कर दो 40, तो ये करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस आइटम का टोटल जो है वो ज़्यादा आएगा, 72665, और माइनस वाले टोटल में से जब आप माइनस कर दोगे 20,150, तो आपका बैलेंस बचेगा एज़ पर पासबुक, जो सही उत्तर बचेगा 52,515 रुपये। ठीक है, तो इसका सही आंसर ज़रूर नोट करना। बैलेंस एज पर पासबुक 52,515। ठीक है, ये फिगर ज़रूर नोट कर लेना। बाकी मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स मैंने कर ली, वो सही है। ठीक है, चलो बाकी नॉलेज के लिए बता दो, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या नॉर्मल बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही। अनफेवरेबल, बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस आइटम ज़्यादा है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे साथ साथ, फिर आपको करना है। तो इसमें लिखा है, ए कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो कंपनी ने एक मशीन खरीदी 50,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2021। फिर एक और मशीन खरीदी कंपनी ने 1 दिसंबर 2021 को 10,000 की। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2023 द मशीनरी परचेज्ड इन 2020 वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹5,000। तो मतलब बताओ कौन सी मशीन बेची? जो हमने फर्स्ट मशीन खरीदी थी उसको, हाँ, बेच दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने मतलब एक तरह से पहले मशीन 1 खरीदी, फिर उसके बाद मशीन 2 खरीदी, और लास्ट में कौन सी मशीन को बेच दिया? मशीन 1 को बेच दिया। कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। चलो ठीक है, तो ये रहा आपका, देखो डायग्राम भी मैंने थोड़ा सा बना दिया आपकी सहायता के लिए। तो 3 साल का आपको मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले आप करो, फिर मैं करूँगा, फिर देखेंगे कि किसने सही करा। चलो, तो हमने जो है क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, बाकी अब ईयर वाइज ईयर आप और मैं साथ में चेप के करेंगे। सबसे पहले देखो 1 अक्टूबर 2020 में आपने लिख लिया 2 बैंक अकाउंट, मशीन 1 खरीदी 50,000। ठीक है, फिर बाय डेप्रीसिएशन उसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन 3750 आ गया। ठीक है, तो मशीन 1 का बैलेंस बच गया 46,250। चलो ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में हम पहुंच गए 2 बैलेंस BD के साथ 46,250, और फिर 1 दिसंबर 2021 को आपने शायद मशीन 2 भी खरीद ली थी, 2 बैंक 10,000, वो लिख लिया। ठीक है, अब 15% डेप्रीसिएशन लगाना है हमें WDV मेथड के हिसाब से। तो पहले तो आप मशीन 1 का बताओ 46,250 का। ठीक है, 6,9 तो 3,8 कर लेते हैं, बिल्कुल सही। और मशीन 2 का बताओ 4 महीने का 500। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, जो बाहर जोड़कर लिख लेता हूँ 7438। ठीक है, तो बैलेंस बच जाएगा मशीन 1 का, ठीक है, अलग अलग लिख लेता हूँ। मशीन 1 का 39,312 और मशीन 2 का 9,500। और ठीक है, अब बैलेंस आपका आ रहा है 48,812। ठीक है जी, चलो ठीक है।
फिर थर्ड ईयर में हम इस बैलेंस को लेकर बढ़ेंगे, 2 बैलेंस BD लिख लेंगे पहले तो मशीन 1 का, तो 39312, मशीन 2 का 9500 और बाहर बैलेंस आ गया 48812। अब थर्ड ईयर में हमने ख़रीदा तो कुछ भी नहीं, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में लिखा था कि हमने मशीन 1 को वैसे तो बेचा है, लेकिन पहले 15% मशीन 1 का डिप्रिसिएशन बताओ। 5897, बिल्कुल सही। और मशीन 2 का 15% 1425। ठीक है, तो ये आप निकाल के लिख सकते हो। दोनों को जोड़कर बाहर आ जाएगा कितना, 2237, मतलब 7322, दोनों को जोड़ लिया, बाहर लिख लिया। तब भी सही, वो तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ठीक है डिप्रिसिएशन। बाकी फिर उसने बोला था कि हमने मशीन 1 को लॉस में बेच दिया 5000 के, तो बाय P&L लॉस आ गया 5000। अब आपको बस ये पता लगाना है बाय बैंक की मशीन 1 जो आपने बेची वो कितने की बेची होगी, वो वाले, तो वो कितने की बेची, वो आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं यहाँ छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ। 39312 मशीन 1 की वैल्यू दे रखी है, माइनस एक तो डेप्रीसिएशन कर दो 5897 और माइनस 5000 का लॉस कर दो, तो ये देख लो कितना बच रहा है, 5। ठीक है, मतलब 10,897 माइनस करो, कितना आ रहा है, इन दोनों के एक साथ लिख दो, 10,897, तो 5 माइनस करना है 28415 शायद, 28415। ठीक है, तो 28415 आ जाएगी सेल वैल्यू, यही आ रहा है ना, माइनस करके 28415। ठीक है, तो मशीन 1 इसका मतलब आपने बेची 28415 की बस, और मशीन 2 का तो जो भी बैलेंस बच रहा है वो आप देख लो माइनस करके। डेप्रीसिएशन 9500 में से 1425 माइनस कर दो तो बचेगा 8075। तो ये थर्ड ईयर का सही उत्तर बन गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नहीं 4 नहीं है इसमें। आपको पहले ट्रायल बैलेंस का रूल याद है, क्लियर वाला। ठीक है, तो क्लियर के हिसाब से ई और ए को डेबिट में लिखना और CLR को क्रेडिट में। ठीक है, तो पहले आप मुझे आप ट्रायल बैलेंस बनाते रहो और यहाँ से आइटम लिखते रहना। कैपिटल को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट, डेटर्स को डेबिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट क्योंकि ये एसेट होता है, सेल्स को क्रेडिट, ये रेवेन्यू होता है। ठीक है, मैं रीज़न भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड पहले डिस्कस कर लो फिर बनाना। रिटर्न आउटवर्ड मतलब ठीक है, रेवेन्यू है, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, एसेट है। क्रेडिटर क्रेडिट, लाइबिलिटी है। परचेजेस डेबिट, एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट, ये भी एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरी डेबिट, एक्सपेंस है। रेंट डेबिट, एक्सपेंस। ठीक है, अब आप बनाकर टोटल बताना क्या है। तो पहले ये पोस्ट कर लो फिर ऊपर वाले दिखा दूंगा।
तो कुल मिलाकर आपके मतलब डेबिट में, बस मैं आइटम बता रहा हूँ, टोटल 7 आइटम्स आएंगे और क्रेडिट में आपके 5 आइटम्स आएंगे, और दोनों साइड का टोटल जो आएगा 3,60,000 आएगा। तो ये नोट कर लो अगर नोट करना है, वैसे तो आ ही जाएगा ट्रायल बैलेंस का टोटल 3,60,000 दोनों साइड का। चलो, बट आपको लॉजिक सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31st March अरेंजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन, तो अब ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो पहले कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए। तो बैलेंस शीट जो बनती है प्यारे बच्चों, उसमें एक मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था कि बैलेंस शीट दो तरह से बनाई जा सकती है, या तो परमानेंस के ऑर्डर में या लिक्विडिटी के ऑर्डर में। तो हम एक बना लेते हैं, मतलब आप एक बना लो, क्योंकि जो भी एक आप बनाते हो उसको बिल्कुल जब उल्टा कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली बन जाती है। तो हम परमानेंस के ऑर्डर वाली बनाएंगे और उसको जब उल्टा कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी लिक्विडिटी वाले ऑर्डर की। तो उसने आपको ये कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर्स को देखकर ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। आपको ये पहचानना है कि इसमें एसेट्स क्या हैं, तो उन्हें कहाँ लिखोगे, एसेट साइड। और आपको ये पहचानना है कि लाइबिलिटीज़ कहाँ हैं, तो उन्हें कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट बना सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन से। चलो, तो आप परमानेंस ऑर्डर के हिसाब से बनाओ बैलेंस शीट, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। परमानेंस ऑर्डर का लॉजिक याद है किसी को? जो कैश में कन्वर्ट होते हैं वो सबसे नीचे, और जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते वो सबसे ऊपर। एक छोटा सा ये करेक्शन कर देता हूँ आपके क्वेश्चन में, जो फर्नीचर 2 बार दे रखा है ना, तो ये इसको लिख लो बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है ना। फर्नीचर आपका ये 16,000। तो लाइबिलिटीज़ का ऑर्डर लिख देता हूँ, याद रखना है। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, उसके अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और ड्राइंग्स जो दे रखी है उसको माइनस करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बैंक लोन आ जाएगा, ये लाइबिलिटी है। फिर बैंक लोन के बाद क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है, नंबर 3 पर ये लिखना। और फिर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ड्राइंग के बाद बैंक लोन, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ के ऑर्डर ये पर्पल कलर से आपको दिख रहे होंगे मार्क। तो सबसे पहले कैपिटल दिख रहा है, नंबर 1 कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ दो और ड्राइंग माइनस कर दो। फिर नंबर 2 पर बैंक लोन, नंबर 3 पर क्रेडिटर्स, और सबसे लास्ट में लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। तो ये लाइबिलिटीज़ का ऑर्डर होता है, परमानेंस ऑर्डर बोलते हैं। और एसेट का ऑर्डर एक बार दोबारा याद करवाओ, एसेट का हरे कलर में लिखते हैं। सबसे पहले गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर में से प्रोविज़न माइनस भी कर देना। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, और फिर बैंक, और कैश सबसे लास्ट में। तो ये परमानेंस का ऑर्डर होता है। और अगर इसी को उल्टा लिख देंगे कि सबसे पहले कैश फिर बैंक एंड सो ऑन, तो वो लिक्विडिटी का ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं परमानेंस वाला जो है वो बैलेंस शीट चेप लो, और इसको अगर उल्टा लिख लेंगे तो वो लिक्विडिटी वाला ऑर्डर बन जाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट है ये परमानेंस के ऑर्डर में बनी हुई है।
इसमें लाइबिलिटीज़ देख लो, सबसे पहले आई है कैपिटल, फिर आई है बैंक लोन, फिर आए हैं क्रेडिटर्स, फिर आए हैं एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी। और एसेट का ऑर्डर भी देख लो, सबसे ऊपर गुडविल, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट मतलब सारे फिक्स्ड एसेट्स आ गए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे करंट एसेट्स आ गए। और कैश सबसे लास्ट में होता है, तो इसको परमानेंस का ऑर्डर बोलते हैं। और अगर इसको उल्टा लिख लेंगे तो लिक्विडिटी ऑर्डर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न जो है वो है प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम ऑफ गोविंद। ठीक है, तो आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी। तो मैं एक बार याद दिलवा देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। डेट, पर्टिकुलर, फिर एक छोटा सा LF का कॉलम, फिर कैश और बैंक, ये हो गए डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, LF का कॉलम छोटा सा, और कैश और बैंक। लॉजिक सुन लेना, कैश और बैंक बैलेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, कैश और बैंक अगर कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। और जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री है, उस पर आपको C का सिंबल बनाना है। ठीक है, अच्छा बाकी स्टार्टिंग बता देता हूँ ताकि याद रहे थोड़ा सा। 1 अप्रैल को लिखा है कैश इन हैंड, तो इसको आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसको डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में लिख लेना। और कैश एट बैंक दे रखा है ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही, तो इसको आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिख लेना। बाकी तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, बाकी ये सब जो दे रखी हैं ये सब नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है। तो जैसे गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक, तो इसको कहाँ लिख लोगे आप? हाँ, तो आपको बस ये देखना है कि बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे लिखना है बैंक कॉलम में। तो याद है इसका कॉन्सेप्ट? बाकी एक और दे लो चाहे डेमो। कैश परचेज, तो कैश कॉलम में से पैसे कम हो जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखना है कैश कॉलम पे। ऐसी पेड कमीशन बाय चेक, तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, हाँ कम हो जाएगा। अब जैसे देखो अगला लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम वेद, अब आपको पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट, कैश में डेबिट कर देंगे। फिर लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है 3000 रुपये, राइट, कैश में से माइनस और बैंक में प्लस, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। इसमें आप C का सिंबल बनाओगे। अब इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक में बढ़ जाएगा डेबिट। ठीक है, तो करो पहले पोस्ट करो। कैश एट बैंक कहाँ लिखा है? फर्स्ट अप्रैल। बाय बैलेंस BD, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना बैंक का, तो इसको, इसका मतलब हम बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है पैसे ज़्यादा विड्रॉ कर रखे हैं, है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये 1 अप्रैल है, ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे। चलो तो बनाओ, फिर बताओ। आगे वाली एक बार पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कैश सेल्स, कैश बढ़ गया डेबिट, वेरी गुड। सैलरी पेड, कैश कम हो गया, वेरी गुड। गुड्स सोल्ड टू मोना एंड कोलकाता एंड कंपनी, अच्छा नालायक, नाम दे रखा है, तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, तो ये आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, समझ गए, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड करे टू मोना। ठीक है, बस आगे अब तुम्हारा समय। चेक रिसीव डेटेड 3 मई फ्रॉम मोना आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। अब आपको चेक रिसीव हुआ मोना से 3 मई का, मतलब 10 दिनों बाद का, तो
चेक इन हैंड, तो इसकी भी बस आपको जर्नल करनी है, रिकॉर्डिंग मतलब कैश बुक में नहीं करनी, क्योंकि कैश बुक में हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब चेक सेम डे डिपॉजिट करते हैं। अब ये चेक तो आपको मिला 3 मई का, तो ये तो आप कब जमा करोगे? 10 दिन बाद। तो इस चेक की भी आपको सिर्फ क्या करनी होती है? जर्नल एंट्री। वो याद है किसी को? बताओ जर्नल एंट्री। हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं, 35,200 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू मोना एंड कंपनी 3600। तो मतलब ये एंट्री आपको वैसे एग्ज़ाम में रिकॉर्ड करनी है, लेकिन अभी छोड़ देना। तो नीचे के 2 पॉइंट्स आप बेसिकली कैश बुक में अभी रिकॉर्ड मत करना। चलो ठीक है, तो अब बनाओ पूरी कैश बुक, फिर 5 मिनट बाद मुझे आंसर बताना कि क्या बच रहा है। चलो पहले एक बार ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर। लेकिन पहले आप ट्रांजैक्शन मुझे बताओ। डिपॉजिटेड इन बैंक में क्या करा? बैंक में डेबिट में लिखा और कैश में क्रेडिट में लिखा। बाकी गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, आंसर भी आ गया बच्चों का। तो किसी ट्रांजैक्शन में डाउट तो नहीं है पोस्टिंग में? ठीक है, और कैश सेल को भी कैश में डेबिट में लिखना है और सैलरी पेड को भी। नीचे के 2 आप छोड़ देना, मतलब एक तरह से वो हमें कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करने, तो वो बेकार है। तो अब आंसर एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट। तो ये आंसर देख लो भाइयों बहनों, परफेक्ट आंसर आना चाहिए। सही बताया था बच्चों ने। तो बैंक कॉलम में तो बचेगा 11,500 येलो कलर में जो आप देख रहे हैं, और कैश कॉलम में बैलेंस बचेगा 1,29,000। तो दोनों फिगर सही बताई थी। बाकी अपनी अपनी पोस्टिंगें चेक करो कहाँ गड़बड़ करी है। और ये सी के सिंबल बनाए कि नहीं? हाँ 2 हैं, 2 कॉन्ट्रा एंट्री थी, तो चेक कर लो, बाकी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज एट 31 मार्च इज़ गिवन बिलो। तो हमको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, बेसिकली ये सारे डेबिट आइटम्स दे रखे हैं और राइट साइड में सारे क्रेडिट आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस के बाद लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स और सारी पोस्टिंग हम साथ साथ करेंगे। तो 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आप तीनों चीज़ों के ढांचे मेरे साथ साथ बनाओ, ताकि फिर हम पोस्टिंग साथ साथ ही करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओ, 8 लाइनों का बना लो। ठीक है, उसके बाद P&L अकाउंट बना लो 10 लाइनों का, 8 लाइन का वो, 10 लाइन का ये, और 10 लाइन की बना लो बैलेंस शीट। ठीक है, एग्ज़ाम में देखो इसका क्वेश्चन एक पक्का आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए ध्यान से कि कैसे करना है, नहीं तो आपका छूट जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड गेम भी है ना। तो जब भी आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन करो तो तीनों चीज़ें एक साथ बनाना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले ना मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, वो सबसे गलत अप्रोच होती है। एक तो गलत हो जाता है, टाइम बहुत लगेगा, आप कभी 13 मिनट में ख़त्म ही नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, और फिर छूटेगा पेपर। तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ बनानी होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तीनों चीज़ें एक साथ बना लो, और उसके बाद जब स्टार्ट भी करना होगा ना क्वेश्चन, तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए पहले, ताकि गलती नहीं होगी। तो पहले आप बनाओ ढांचे, फिर बताता हूँ। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक फॉलो करना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मत पढ़ना कि क्या दे रखा है, आप पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ना। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है
क्लोजिंग स्टॉक 7000, ठीक है, दे रखी है। तो फटाफट जाना अपने सॉल्यूशन में और इसको दो जगह लिख कर आ जाना है। बैलेंस शीट और बिल्कुल सही, एक तो लिख लो फटाफट, बैलेंस शीट में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, लिखो साथ साथ, फिर आपको सॉल्विंग बाद में आपको करनी है। और दूसरा इसको कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले फटाफट एडजस्टमेंट्स पे अटैक करना है आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिख लिया, राइट। फिर दूसरी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट लिखा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर वेजेस 600 एंड सैलरी 1400, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी हैं, ठीक है। अब इसको दो जगह कहाँ लिखते हैं, देखो फटाफट कैसे लिखोगे। एक तो पहले हाँ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख लो, पहले एक जगह तो होती है लाइबिलिटी में, तो लिखो मेरे साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस 600 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1400। तो ये तो हो गई एक जगह, ठीक है, लाइबिलिटी में लिखते हैं। अब इनको दूसरी जगह कहाँ लिखते हैं, हाँ, तो एक तो सैलरीज क्योंकि पीएनएल में लिखेंगे तो उसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, ठीक है। बस ऐसे लिख के छोड़ दो, अभी सैलरी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसे लिख के छोड़ दो। और आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ लिखेंगे, टू वेजेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें ऐड करके लिख के छोड़ दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। बस, तो आपको फटाफट एडजस्टमेंट्स पर अटैक करना है। भाई क्लियर हो गई तरीका, तो दूसरी एडजस्टमेंट ओके हो गई। चलो उसके बाद देखो तीसरी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट फिक्स 5% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जितने भी होंगे उन पर 5% डेप्रीसिएशन लगाना है। और फोर्थ भी पढ़ लो क्योंकि उसी से लिंक्ड है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स ए मशीन परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब इस पर आप सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रीसिएशन लगाओगे क्योंकि ये आपने कब खरीदी, 2022 1 अक्टूबर को, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो अब देखो डेप्रीसिएशन कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स पर लगेगा, मैंने स्टार लगाया है, देखो दो ही फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर पर, इस पर आप 10% डेप्रीसिएशन लगाओगे, कितने 5%, हाँ 5% डेप्रीसिएशन लगाओगे तो कितना आएगा बताओ, 400, ठीक, 400 लिख देता हूँ। अब मशीन पर जब आप 5% डेप्रीसिएशन लगाओगे तो कैसे निकालोगे, 1,40,000 पर तो 5% पूरा लगाओगे, लेकिन जो बचे हुए 10,000 की मशीन है उस पर सिर्फ आप कितने महीने का लगाओगे, 6 महीने का। ठीक है भाइयों बहनों, तो ये दोनों जोड़कर आ जाएगा 7,250, ठीक है ना। नीचे वाले का 250, ऊपर वाले का 7,000, तो 7,250। तो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है 400 और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 7,250। तो पहले कैलकुलेशन ओके हो गई। चलो अब जिसको याद है ये एडजस्टमेंट दो जगह कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो एक तो आप पीएनएल अकाउंट में लिख लो, आओ मेरे साथ फटाफट जल्दी जल्दी लिखना, फिर आपको सॉल्विंग आपको करनी है। टू डेप्रीसिएशन दोनों को जोड़कर लिख लो, 400 और 7,250 कितना हो गया, 7,650। और दूसरी जगह कहाँ लिखना है इसको, बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर में से 8,000 में से तो फर्नीचर का माइनस कर दो 400 और प्लांट एंड मशीनरी में से 1,50,000 में से उसका 7,250 माइनस कर दो तो बच गया 142,750। तो ये आपकी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गई।
तो मुझे बता देना भाई, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ओके हो गया, 2 जगह लिख लिया। ठीक, उसके बाद बस एक एडजस्टमेंट और बची है, 5वीं एडजस्टमेंट लिखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड। इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड। तो इसको 2 जगह देखो कहाँ कहाँ लिखना है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में तो फटाफट एसेट में लिख लो, प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है। और दूसरा इसको पीएनएल में, नहीं क्रेडिट नहीं, जो हम टू इंश्योरेंस लिखेंगे ना उसमें से माइनस होता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस करके शो करते हैं। तो अभी खाली बस इतना ऐसे लिख के छोड़ दो। तो जो भी इंश्योरेंस होगा उसमें से आप 200 रुपये प्रीपेड माइनस कर दोगे। तो इन्हें बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ओके जी। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम में जल्दी करने के लिए कोशिश करनी है कि पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो। तो 5 एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। अब उसके बाद हमारी टेंशन ख़त्म। अब हमको सिर्फ ये पोस्ट करना है एक एक आइटम को। अब वो आप मुझे बताते रहो कौन सा आइटम कहाँ पोस्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 25,000 कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, आप भी लिख रहे हैं ना फटाफट। फिर उसके बाद फर्नीचर हमने कर लिया, मशीन हमने कर लिया। फिर है डेटर 30,000 कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट। लिखते रहो फटाफट। एसेट डेटर्स 30,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है वेजेस 12,000 और सैलरी 20,000। तो वेजेस लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट में 12,000, बाहर आ गया 12,600। और सैलरीज हैं 20,000, बाहर आ गया 21,400, 21,400। ठीक है शौर्य बाबू। उसके बाद बताओ अगले आइटम बेड डेट्स कहाँ लिखते हैं? पीएनएल अकाउंट में लिख लो डेबिट साइड टू बैड डेट्स। कितने रुपए दे रखा है? 1,000। उसके बाद नेक्स्ट है परचेजेस 1,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज। अंदर की तरफ लिख लेना। हाँ रिटर्न होती है 1,20,000। उसके बाद ये चारों एक साथ बताओ, ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, जनरल एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस। हाँ, तो ये सारे ही एक्सपेंस है, तो इनको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिख लो। तो इन सबको जोड़ के एक साथ ही लिख लें। जोड़ो कितने हो गए? 8,400। हाँ 8,400। तो एक साथ ही लिख लो टू ऑफिस एक्सपेंस 8,400, सारे एक साथ जोड़ लिए 8,400। ठीक है आदित्य। उसके बाद अगला है रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस। ठीक है, तो सेल थी हमारी 2,77,800, मतलब 227,800। उसमें से माइनस कर दो 900, तो बच गया 226,900। तो आपको हर आइटम याद होना चाहिए कि कौन सा आइटम को कहाँ पोस्ट करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, ये कहाँ करेंगे? पीएनएल। ये रहा देखो लिखा हुआ है इंश्योरेंस 1,500।
उसमें से 200 माइनस हो गए तो बाहर आ गया 1300। उसके बाद बताओ शौर्य, तुम बता सकते हो ये दोनों कहाँ लिखने हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक? एसेट में, बैलेंस शीट एसेट में। तो इन दोनों को बैलेंस शीट के एसेट में लिख लो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो बैंक के 40,000 हैं और कैश के हैं, नहीं कैश के 2500 हैं, ठीक है। तो कैश इन हैंड 2500 और कैश एट बैंक 40,000। उसके बाद अब क्रेडिट साइड के बताओ आइटम कहाँ लिखेंगे। सेल्स तो लिख ही चुके, कमीशन कहाँ लिखना है? P&L के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है, बिल्कुल सही। बाय कमीशन 500। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो परचेज में से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न 1000, बाहर आ गया 1,19,000। ठीक है, मज़ा आ रहा है? उसके बाद क्रेडिटर्स और कैपिटल, ये दोनों बताओ, ये दोनों कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटीज़। चलो बस, तो मेरा काम ख़त्म, अब आपका शुरू। तो देखो मैंने सारी पोस्टिंग करवा दी। कैपिटल तो अंदर लिख लेना 1,50,000 और क्रेडिटर्स लिख लो 40,000। ठीक है, तो देखो मेरी तरफ से सारी पोस्टिंग हो गई भाइयों बहनों। ओके, नहीं ड्राइंग नहीं होती तो पोस्ट हो जाती ना। चलो अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जल्दी से आंसर निकालना है कि क्या बैलेंस बचेगा। उस बैलेंस को बोल देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये अब आपका काम है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है शौर्य, प्रोसेस याद है? फिर P&L अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। ये भी आंसर आप निकालोगे, और ये जो नेट प्रॉफिट का आंसर निकलता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और फिर आप कैपिटल का फाइनल आंसर बाहर लिखोगे, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से जब आप टोटल करोगे तो सेम आएगा। तो करके देखो, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, फिर नेट प्रॉफिट बताओ, फिर बैलेंस शीट टोटल बताओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 77,300, तो बच्चों पर भरोसा कर रहा हूँ। टोटल कितना आ रहा है? 2,33,900। ठीक है, 233,900 और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 77,300। चलो ठीक है, तो एक आंसर तो सही आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 77,300। चलो अब जो मैथ्स में सबसे होशियार बच्चा है वो जल्दी से नेट प्रॉफिट का भी आंसर निकालो। टोटल तो है 77,800, तो माइनस करके फिर बताओ सर। 39,250। तो सही आंसर लिखो, जो मैं लिखूंगा उस पर संदेह नहीं करना है, ब्रह्मा के वचन मान के फॉलो करना है। तो बताओ आदित्य, कितना बता रहे थे? 38,050। बिल्कुल सही, तो यही है 38,050। तो यही आएगा। तो नेट प्रॉफिट का आंसर बचेगा 38,050। तो 38,050 आप कैपिटल में जोड़ो, तो कैपिटल बन जाएगी 188,050। अब दोनों साइड का टोटल करके बताओ क्या आ रहा है। या चलो मैं ही कर देता हूँ, ये तो सिंपल है। चलो तुम मुझ पे ही भरोसा करके लिख लेना, 2,30,050 रुपये। 2,30,050 रुपये दोनों साइड का, यही आएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो प्रोसेस देखो कि प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? ओके
चलो अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज़ वाउचर। तो जल्दी से डेफिनेशन सुनाओ उज्जवल, व्हाट इज़ वाउचर की। वाउचर क्या होता है जाने से पहले। वाउचर मतलब एविडेंस होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए ना वाउचर के बारे में। तो एक वर्ड लिख लो, क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफ़र वाउचर, ये सब तरह के वाउचर होते हैं। कीवर्ड लिख लो, मतलब ये एक एविडेंस होता है बेसिकली, बस सिंपल सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैं क्लास से बाहर जाना है तो बताओ ये क्या तमीज़ है कि ये क्या है। ये कहो कि सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है, 3 ट्रांजैक्शन है, 1 2 3, ठीक है। तो करो जल्दी, 3 पॉइंट्स हैं इसमें। 3 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का। तो शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। चलो मैं एक बार वो याद दिलवा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। याद है ना, मतलब आपको पहले तो हाँ एसेट्स की एक बड़ी सी हेडिंग बना लो, उसके बाद राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ की बना लो थोड़ी छोटी हेडिंग, और फिर प्लस सबसे छोटी हेडिंग बना लो कैपिटल की। बाकी इनके नीचे कुछ कुछ सब हेडिंग्स बन सकती हैं, तो इसलिए एक जगह छोड़ दो। और पॉइंट 1 सॉल्व करो, फिर पॉइंट 2 सॉल्व करो, दोनों को जोड़कर फिर आएगा क्या, न्यू इक्वेशन, राइट। फिर न्यू इक्वेशन के बाद थर्ड वाली सॉल्व करोगे और फिर आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। हाँ तो ये प्रोसेस होता है। तो एक बार अब आप पहले करो फिर डिस्कस करके देखते हैं। हाँ डायरेक्टली बस आप इंग्लिश मत लिखो, बस सीरियल नंबर लिख लेना, 1 का क्या, 2 का क्या और 3 का क्या, फिर फाइनल इक्वेशन भी चेक कर लेंगे। तो देखो आंसर बताओ कि क्या आपका यही है। कैश के नीचे 52, ठीक है, स्टॉक के नीचे 70, ठीक है, और फर्नीचर के नीचे 15, ठीक है। तो LHS का टोटल आ रहा होगा 137, ठीक है। और RHS में मतलब राइट साइड में लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स होंगे आपके 15,000, ठीक है, होने चाहिए। और कैपिटल ज़रूर चेक कर लो, वो होनी चाहिए 1,22,000। बाकी ट्रांजैक्शंस आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर वाइज जो भी थी। पहले मैं बिज़नेस शुरू करा था कैश और गुड्स के साथ, है ना, तो कैश में प्लस हो गया, स्टॉक में प्लस हो गया और कैपिटल में प्लस हो गया। दूसरे में विड्रॉ करा था कैश पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से भी माइनस हो गया। तो नई इक्वेशन आ गई होगी कैश 60, स्टॉक 70 और कैपिटल 130। और थर्ड वाले में जब फर्नीचर हमने ख़रीदा 15,000 का ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर में प्लस हो गया और क्रेडिटर में प्लस हो गया। और सैलरी पे करी 8,000 की, तो कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से भी माइनस हो गया। सर मैंने इसमें एमसीडी तक में क्रेडिटर लिख दिया है और फिर 15,000 इसमें डाला। किस में? जैसे आपने फर्नीचर लिखा है ना, और तुमने खाली क्रेडिटर लिखा? मैंने क्रेडिटर नहीं लाइबिलिटीज के नीचे तो क्रेडिटर लिखा ही है, फर्नीचर का क्रेडिटर अलग लिखा नहीं, ये तो क्रेडिटर ही लिखना पड़ेगा फॉर फर्नीचर, क्योंकि उधार पे खरीदा ना। आपने इसे जो फर्नीचर लिखा है ना एसेट साइड में, फर्नीचर की जगह मैंने क्रेडिटर लिख दिया। तो गलत है, क्योंकि एसेट का नाम तो फर्नीचर ही है ना। तो एसेट के नीचे फर्नीचर लिखना है और लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर लिखना है। चलो 38th क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो ये मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से बस शांति पूर्वक बैठना। जब भी कोई अकाउंट बनाना होता है तो ये वैसे रूल्स वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। आपको ये देखना है कि प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट एक तरह से क्लियर के हिसाब से क्या है, कैपिटल है ना, लाइबिलिटी भी छोड़ो, कैपिटल है। तो अब क्लियर का रूल क्या होता है, कैपिटल का रूल क्या होता है, बढ़ने पर क्या करते हैं हम,
क्रेडिट, राइट। बढ़ने पर क्रेडिट करना है और कम होने पर डेबिट करना है। तो आपको बस ये नीचे देख के बताना है कि कब आप बढ़ाओगे या क्रेडिट करोगे, कब आप घटाओगे या डेबिट करोगे। तो जैसे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000, तो आप कैपिटल प्लस करते हो ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इसको आप क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, कैपिटल आप माइनस करते हो तो इसको डेबिट साइड पे लिखना। समझ आ रहा है लॉजिक? इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कैपिटल प्लस करते हो तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखना। इनकम टैक्स पेड, कैपिटल को कम करते हो तो डेबिट साइड पे लिखना। और प्रॉफिट जो होता है कैपिटल में प्लस करते हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखना। तो अब इसका लेजर बनाओ, फिर बैलेंस करके बताना आंसर क्या बच रहा है। समझ गए डेबिट क्रेडिट पोस्ट कैसे करना है? ठीक है, तो बस ये पोस्टिंग करके फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो तो चेक करो जी, यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर भेज रहे हो। वैसे आप 1,15,000 रुपये बचेगा बैलेंस। बाकी पोस्टिंग देख लो, हमने सारी सही करी हैं। डेबिट में 2 ड्राइंग्स और 2 ड्राइंग्स, क्रेडिट में बाय कैश और बाय कैश, और बाय प्रॉफिट के लिए लिख सकते हो आप P&L अकाउंट, है ना। प्रॉफिट के लिए क्या पर्टिकुलर लिखना है? बाय P&L अकाउंट। टोटल आएगा 1,30,000, है ना। इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स होता है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग्स होता है। तो बैलेंस बचेगा 1,15,000 रुपये। अगला प्रश्न नंबर 39। अब तो इजी बचे हैं बस। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ कुमार स्टोर्स। चलो, ये जर्नल मतलब आप मुझे ओरली सुनाते रहना, मैं लिखता रहूँ, लेकिन जो सही है। चलो, लेकिन बातें नहीं करनी। जनवरी 10 में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओ जर्नल एंट्री ओरली सुना दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। और कितना अमाउंट? 42,500। ठीक। तो अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी अगर नहीं लिखना तो कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। ठीक है, मतलब आपने अब गोपाल को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और कितने रुपए? 2,000। गलत हो गया, वेरी गुड। 1,700, क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस 2,000 दिया है। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये इसीलिए देते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए। बच्चा सोच रहा है आहा कितनी इजी एंट्री आ गई। जब आप गुड्स खरीदते हो गोपाल से तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको? 15%। तो जब गुड्स वापस करोगे तो आपको अपने आप कितना परसेंट डिस्काउंट तब भी लेना पड़ेगा? 15%। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में फंसाने के लिए आसान वाला पॉइंट देता है। बच्चा खुश हो जाता है एंट्री देख के कि ईजी है, तो आपको अमाउंट में फंसाएंगे। अच्छा, पेड कैश टू गोपाल 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोपाल को आपने 40,000 रुपये पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। गोपाल डेबिट टू कैश नहीं, अच्छा पे करा है ना, तो हमें डिस्काउंट वैसे रिसीव होगा, सॉरी। तो गोपाल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैश मैं बताऊंगा, 40,000 पे करे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड आप बताओगे दिमाग लगा के। 6,000 डिस्काउंट, 2,500। मतलब गोपाल में कितना लिखूं? 42,500 माइनस 1,700, क्योंकि गुड्स रिटर्न भी तो करें अभी सेकेंड एंट्री में आपने। तो गोपाल का बैलेंस सिर्फ कितना बच रहा है? सिर्फ 40,800। गोपाल का बैलेंस कितना बच रहा है? सिर्फ 40,800। तो आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिल गया।
ठीक है, समझ आ गई। तो पहली 3 एंट्रियाँ गोपाल से रिलेटेड हो गई। अब फोर्थ में ऋषभ बाबू बताएंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम ऋषभ ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषभ और अमाउंट 54,000। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। रिटर्न गुड्स टू ऋषभ, लिस्ट प्राइस 5,000। हाँ सेम है, टू परचेज रिटर्न और अमाउंट 4,500। बिल्कुल सही। और पेड कैश टू ऋषभ 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो बस वो बता दो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना निकालोगे, एंट्री तो सेम ही हो गई। 54,000 माइनस 4,500 बच गया 50,500। राइट, 50,500 में से पे करा आपने 49, तो 1,500 आपका आ गया 50,500 है वैसे। हाँ इसमें तो इतना था, बट क्लियर हो गई एंट्री। सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। सेल्स बुक सिलेबस में नहीं है। सर ये तो मुझे बड़ा पढ़ने वाला था। चलो अच्छा, क्या है ये? तो ओरली डिस्कस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सेल्स बुक ऑफ मेसर्स राजेश एंड सन्स। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जब रिकॉर्ड करोगे तो जब आपने गुड्स बेचे हैं और वो भी क्रेडिट पर, तभी रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने कैश में बेचा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या आपने अगर एसेट बेचा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो 5 जनवरी को पढ़ लिखा है, सोल्ड टू रमन स्टेशनरी हाउस उत्तर प्रदेश। तो हमने देखो किसी आदमी का नाम दे रखा है रमन, तो क्रेडिट में करा है तो ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, 8th में लिखा है सोल्ड टू शर्मा स्टेशनरी, तो इसमें भी देखो नाम दे रखा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब 20th में लिखा है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, बिल्कुल से। अब ये हमारे लिए गुड्स नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बेकार हो गया पॉइंट। उसके बाद 24th को दे रखा है आइकॉनिक स्टेशनरी को गुड्स बेचे लेकिन लिखा है फॉर कैश, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये दोनों पागल बनाने के लिए दे रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं करना। और 28 को दे रखा है सोल्ड टू फारूक खानम, नाम दे रखा है किसी का, तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने क्रेडिट में बेचा। और 31 को दे रखा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू कुणाल एंड कंपनी, नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि ये हम एसेट बेच रहे हैं, अपने गुड्स नहीं बेच रहे हैं। तो मतलब ध्यान से देखना, 31 का पॉइंट बेकार हो गया क्वेश्चन में। ओल्ड न्यूज़पेपर वाला, आइकॉनिक ये वाला, कैश वाला, ये बेकार हो गया। तो मतलब आपको सिर्फ सेल्स बुक में कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? 3। एक ये वाली रमन, एक ये वाली शर्मा और एक ये वाली फारूक। तो फटाफट 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके सेल्स बुक का उत्तर बताइए। तो अब आपका काम शुरू। फॉर्मेट याद नहीं है इसका? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, फिर डिटेल्स और अमाउंट। सोल्ड कर रहे हैं ना, बस सेल वैल्यू और टोटल, बस फ्रेट और इसमें कुछ है ही नहीं। तो बस आपको 6 कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे बस। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF छोटा सा, डिटेल और अमाउंट या सेल वैल्यू। तो कैलकुलेशन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 50 डज़न पेंसिल आपने खरीदी 20 रुपये पर डज़न, तो कितना बन गया ये कैलकुलेशन? 200 1,000 रुपये, है ना। और 20 डज़न पेन खरीदे आपने 5 रुपये पर पेन के हिसाब से, तो कितना बन गया? 240 रुपये। 1200, वेरी गुड। क्योंकि 20 डज़न पेन खरीदे ना, तो 20 डज़न का मतलब हो गया 1 डज़न में 12 पेन होते हैं, तो इसका मतलब आपने 240 पेन खरीदे, है ना।
तो 240 पेन 5 रुपये पर पेन के हिसाब से कितना बन गया 1200। ठीक है, तो रमन का पहले आप ये दोनों टोटल कर लो, 1000 रुपये और 1200, 2200 आ गया ना। ट्रेड डिस्काउंट होगा 220, अब उसमें से ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 220। 1980, हाँ, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो रमन का आ गया 1980। अब ऐसे ही शर्मा का करना है, तो आप अपने स्ट्रक्चर में नोट करना, मैं तो खाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 10 डजन नोटबुक एट ₹60 पर डज़न, 600, क्योंकि 10 डज़न नोटबुक खरीदी और 60 पर डज़न के हिसाब से, तो 600 सीधा सीधा हो गया। 15 ग्रॉस रबर्स खरीदे एट द रेट 10 रुपये पर डज़न, ग्रॉस कितना होता है बताओ, बचपन में सिखाया था। एक ग्रॉस का मतलब, एक ग्रॉस का मतलब होता है 12 डज़न, तो 15 ग्रॉस का मतलब हो गया 150। 150 क्यों, ये 12 इंटू 15 करो ना, 12 इंटू 15 कितना हो गया 180। हाँ, तो 180, हाँ, तो 1800, तो 2400 आ गया। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा यही रहेगा। ठीक है, ये लिख लेना या माथे पर टैटू बनवा लो, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डज़न। हाँ, अच्छा, उसके बाद फारूक वाला सॉल्व कर लो। 10 रीम्स ऑफ पेपर एट 80 रुपी पर रीम। रीम तो मतलब वो तो 800। अब डिस्काउंट 15% माइनस करो, 680, टोटल 680 आ रहा है, 120 120 माइनस 680। अब ये तीनों येलो फिगर जोड़ो, 1980, 2400 और 680, तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, सेल्स बुक का टोटल आ जाएगा वो 5060, 1980 प्लस 2400 प्लस 680, 5060। सही आ रहा है, परफेक्ट। तो यही है, देखो 5060। ठीक आ गया, मज़ा आया। चलो जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन और है बस, वो तो आपको ही अपने आप करना है, आपके फेवरेट चैप्टर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर का आता है इस तरह का क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। एरर्स मैं पढ़ रहा हूँ एक बार ध्यान से, फिर तब तक आप एंट्रीज बनाओ, फिर चेक करेंगे आंसर की क्या निकाला। तो इसमें 8 एरर्स दे रखे हैं और एक पर्टिकुलर टाइप के एरर हैं। अगर आप देखोगे तो पहला है 25,000 रुपये पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल एरर है कि हमने ऑफिस बिल्डिंग खरीदने के लिए या बनाने के लिए वेजेस पे करी, पर गलती से हमने उसको सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऐसी देखो सेकंड, 20,000 रुपये स्पेंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो इस बार भी हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल खरीदा, लेकिन गलती से उसको हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसी तरह थर्ड, स्पेंड 40,000 ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ये भी प्रिंसिपल एरर सेम ऊपर वाले की तरह। 25,000 स्पेंड ऑन वाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो इसमें सब में प्रिंसिपल गलतियां हो रही हैं कि हम कर तो किसी एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा रहे हैं, पर गलती से हम बार बार किसी गलत अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। इसी तरह फिफ्थ, 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्डेज अकाउंट। तो ये भी प्रिंसिपल एरर हो गया।
10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ ए न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, तो ये भी प्रिंसिपल एरर हो गया। इसी तरह 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, अब इस बार तो ये नॉर्मल रिपेयर के खर्चे हैं, लेकिन हमने इसको लिखा है चार्ज टू मशीन अकाउंट, इस बार इसको गलती से मशीन अकाउंट में चार्ज कर लिया, तो ये भी प्रिंसिपल एरर हो गया। और लास्ट भी देखो 10,000 पेड बाय चेक फॉर ए प्रिंटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो ये सब जो है प्रिंसिपल एरर्स हैं बेसिकली उसके लिए। तो सब में आपको जो अकाउंट डेबिट करना था उसकी जगह आपने गलत अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अब सही एंट्रीज देखते हैं कि क्या होंगी। तो देखो बिल्कुल सही है, पहले में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि सिंपल लॉजिक था कि जो भी हमने गलती करी, जो गलत डेबिट करा उसको तो क्रेडिट कर देंगे, तो हर आंसर में जो भी हमने गलती कर रखी है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिए और जो सही था उस सही को डेबिट कर देंगे। तो जैसे पहले में बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था तो वो डेबिट, दूसरे में भी बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था तो डेबिट, तीसरे में भी बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था और रिपेयर को गलत कर दिया था डेबिट तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली सही को सही लिखना है और गलत वाले को उल्टा लिख दिया। तो फोर्थ में भी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, ये भी सही। फिफ्थ में मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, ये भी सही। सिक्स में मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, ये भी सही। और लास्ट में रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो ये भी सही। और इसी तरह लास्ट में प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ये भी सही, क्योंकि जो भी हमने गलत अकाउंट डेबिट करे थे उन सब गलत अकाउंटों को हर बार हमने क्रेडिट करना है और सही वाले को डेबिट करना है। तो ये बेसिकली थे प्रिंसिपल एरर्स। तो बस ये थे देखो टोटल हमारे 41 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पूरे सिलेबस के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो गए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई उसको ज़रूर एक बार रिवाइज करना, दोबारा करके देखना अपने आप। आंसर मैंने यहाँ डिस्कस करा है, आंसर फिर बाद में टैली करना। और रिवीजन पसंद आया हो वीडियो का तो कृपया वीडियो लाइक और शेयर सभी दोस्तों के साथ करना। और हाँ, आपको अपडेट जो मैंने पहले भी दी थी, क्लास 12th के लिए हमारे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं अर्ली बर्ड के, जिसमें आप अगर मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइव पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको बता रखी है। नहीं तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, RKG इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लो, सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जितनी भी हमारी वर्कशीट्स है, जितने भी हमारा कंटेंट है, वो सब वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आई होप ये रिवीजन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। आपसे मुलाकात करूँगा अगले रिवीजन के अंदर, तब तक अपना बस ध्यान रखें, अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहें, अच्छा रिवीजन करते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।